नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है इसी वक्त, जहां पर आपको बता दें कि यमुनानगर जोन में करछना थाना क्षेत्र में बवाल हुआ, जहां पर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा है। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। पुलिस और पत्रकार समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एसडीएम करछना की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में रोकने से नाराज थे कार्यकर्ता। तो वहीं आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने भदेवरा चौराहे पर जाम लगा दिया। चंद्रशेखर आजाद को करछना के इटौसी गांव जाना था। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस से भिड़े आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता। तो वहीं पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। तो देखिए जरा इन हुड़दंगियों को, देखिए जरा, ये अपने नेता के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार हैं। देखिए किस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, बवाल किया गया है, जमकर बवाल काटा गया है। खुली चुनौती यहां पर पुलिस को देते हुए, प्रशासन को देते हुए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में पत्थर को देखिए जरा, ये पत्थर पुलिस पर बरसाए जा रहे हैं, प्रशासन पर बरसाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को रोकने पर यह बवाल मचा और उसके बाद किस तरीके से पत्थरबाजी की गई वो तस्वीरें आप देख लीजिए। इन आजाद समाज पार्टी के गुंडों को जरा देख लीजिए और किस तरीके से ये पत्थरबाजी कर रहे हैं वो तस्वीरें आप देख लीजिए। धीरेन्द्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, ये आजाद समाज पार्टी के गुंडों को देखिए जरा, किस तरीके से अगर इनके नेता को रोकेंगे तो ये पुलिस की गाड़ी को तोड़ देंगे, ये पुलिस पर पत्थर बरसाएंगे और चुनौती देंगे पुलिस को। देखिए प्रियव्रत, जो सांसद चंद्रशेखर रावण हैं उनको आज प्रयागराज जो आए थे और कौशाम्बी के और करछना इलाके में जो दुर्घटनाएं हुई थी वो पीड़ित परिवार से मिलने जाने की जिद पर अड़े हुए थे। पुलिस प्रशासन ने उनको सर्किट हाउस में नजरबंद कर लिया है। उसके बाद उनको कहा जा रहा था कि अगर आप जाते हैं तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती। इसी बात को लेकर काफी देर तक सर्किट हाउस में हो हंगामा होता रहा, लेकिन जैसे ही इसकी खबर करछना के उनके कार्यकर्ताओं को मिलती है वो उग्र हो जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, करछना के बदेरा बाजार में आकर जाम लगाते हैं। पुलिस जब समझाने के लिए वहां पहुंचती है तो पुलिस पर पथराव कर देते हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ देते हैं। लगातार पथराव कर रहे थे। वहां के जो स्थानीय दुकानदार हैं, दूसरे जो वर्ग के हैं, उन पर भी पथराव किया गया है। अब स्थिति वहां पर काबू करने के लिए भारी फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। कई पुलिसकर्मी हैं, कई स्थानीय हैं, राहगीर हैं, पत्रकार हैं, उनको चोटें आई हैं। जिस तरीके से पथराव सड़कों पर किया जा रहा था, बेखौफ होकर लाठी डंडों के साथ पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं। जो आजाद समाज के जो कार्यकर्ता थे, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे, लगातार वो पथराव पुलिस पर भी किए। उसमें से 3-4 पुलिसकर्मियों की भी चोटें आई हैं। लेकिन अभी हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि स्थिति पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है। जी, लेकिन आखिर इनको अधिकार किसने दिया? धीरेन्द्र, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से इन्होंने पथराव किया, चंद्रशेखर रावण का इसको लेकर कुछ बयान सामने आया है क्या? देखिए अभी कोई इनका बयान, जो सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं उनका कोई बयान जरूर नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उपद्रव किया है, निश्चित तौर पे एक बड़ा उन्होंने कानून को हाथ में लिया है। जिस तरीके से पुलिस पर पथराव किया है, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा है, राहगीर के ऊपर पथराव किया है, स्थानीय जो दुकान है, दुकान में भी उन्होंने पथराव करके तोड़फोड़ किया है। निश्चित तौर पे अब पुलिस अभी चूंकि हालात को काबू करने में जुटी हुई है, लेकिन जो ऐसे करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके और कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, और कार्रवाई कहीं ना कहीं नजीर भी बननी चाहिए कि आखिर अगर आप कानून को हाथ में लेते हैं। देखिए जरा तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर डायल 100 की गाड़ी को किस तरीके से पलट दिया जाता है। इनको देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए। धीरेन्द्र, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इन उपद्रवियों की तस्वीरें, गुस्सा देखिए इनका, तस्वीरें देखिए कि पुलिस को किस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा पक रहा है और पक भी ऐसा रहा है कि कब दोस्त से दुश्मन बन जाएं और दुश्मन से दोस्त बन जाएं, कहा नहीं जा सकता। 2027 आते आते राजनीतिक गाड़ी किस दिशा में मुड़ेगी, ये सीटों की गिनती नहीं, सियासी चालें तय करेगी। सपा अध्यक्ष के बयानों से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वो ओपी राजभर और संजय निषाद पर सीधा हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने किसी को मौसम वैज्ञानिक बता दिया तो किसी को सत्ता का दरवाजा जैसे बयान से संबोधित किया। अखिलेश यादव लगातार पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर
और संजय निषाद पर हमला बोल रहे हैं। उनको ये आभास लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो अखिलेश यादव का दरवाजा खटखटाने वाले जरूर हैं। रिपोर्ट देखिए इसी पर हमारी एक। सवाल, क्या यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बनने वाले हैं? 2027 का विधानसभा चुनाव आते आते सियासत का सिक्का कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान सियासी धार भी यही कहती है कि अपने तो कभी अपने हुए ही नहीं, क्योंकि राजनीति में विचारधारा नहीं, अब वहाँ सीट धारा बहती है। जहाँ कुर्सी दिखी वहाँ गठबंधन की गाड़ी मोड़ दी जाती है। सियासत भी अब ट्रैफिक सिग्नल जैसी हो गई है, समय होते ही रंग बदल जाता है। अखिलेश यादव के ताजा बयानों को अगर सुना जाए तो वह लगातार अपने पुराने सहयोगी और मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों की घर वापसी को लेकर कयास लगा रहे हैं। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। ओम प्रकाश राजभर पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे ही डाला तो वहीं संजय निषाद को राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक की उपाधि दे दी, यानी जहां सत्ता की हवा बहे वहीं चल पड़ते हैं। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, पार्टी को धोखा देने का दर्द अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में बयां किया। हम दूर रखना चाहते इसीलिए कुछ कुछ बातें कह देते हैं आपसे, जैसे हमारे पास ना आ पाए, हमारे लोग न ले आए उन्हें हमारे पास। हम इसीलिए जानबूझ के कुछ कहते हैं, ऐसा कह दो कि वो कुछ कहते रहे हमारे खिलाफ। जो लाने वाले लोग हैं वो ला ना पाए उन्हें। बात समझे? तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष और मौजूदा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि सुभाषपा सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से अखिलेश यादव जी सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन है। जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुभाषपा खड़ी रहेगी तब तक सत्ता सपा को नसीब नहीं होगी, चाहे दिन में सोचो या रात में। सत्ता वर्षों तक तुमसे दूर ही रहेगी। तो वहीं संजय निषाद कहते हैं, हमने नाव में चलकर समाज को राजनीति में जगह दी है, सपा ने सिर्फ अपने कुनबे को कुर्सी दी है। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब अखिलेश यादव और ज्यादा आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर नेता यूं ही दिशा भूल जाएं, तो जनता किस पर भरोसा करे। यूपी में गठबंधन से ज्यादा सीटों पर सियासत फिलहाल गर्म है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो वहीं राजनीति में दोस्ती और दूरी अक्सर रणनीति का हिस्सा होती है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज यही बात लखनऊ में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मानी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओपी राजभर और संजय निषाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो उनके खिलाफ बयान जानबूझकर देते हैं ताकि ये नेता उनके समर्थक सपा से दूर रहें। तो अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार अपने पुराने सहयोगियों पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो ओपी राजभर हो या संजय निषाद। हम दूर रखना चाहते इसीलिए कुछ कुछ बातें कह देते हैं आपसे, जैसे हमारे पास ना आ पाए, हमारे लोग न ले आए उन्हें हमारे पास। हम इसीलिए जानबूझ के कुछ कहते हैं, ऐसा कह दो कि वो कुछ कहते रहे हमारे खिलाफ। जो लाने वाले लोग हैं वो ला ना पाए उन्हें। बात समझे? तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि जब तक एनडीए के साथ सुभाषपा रहेगी तब तक सत्ता सपा को नसीब नहीं होगी। अखिलेश यादव जी ने ही कहा था जब मैं उनके साथ था कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं, ये दरवाजा जब जिधर खोलते हैं उधर सत्ता जाती है। वो अखिलेश यादव जी कहे हैं। अब उनको पता हो गया कि पीडीए जो असली पीडीए है, भाई संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे असली पीडीए तो एनडीए में चले गए।
हम तो रात में सपना देखते हैं और वो सत्ता का ख्वाब दिन में देख रहे हैं कि हमको जो है सत्ता मिलेगी। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों को व्यापारी विरोधी बताया और जीएसटी से लेकर लोन सिस्टम तक कई मुद्दों पर तीखे सवाल खड़े किए। तो आज सरकार में हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। जितने भी इनके इंजन हैं सब ईंधन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर यह भरोसा दिलाया व्यापारियों को कि जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो जीएसटी के हों या अन्य कानून के, ये कहकर के भरोसा दिलाया कि इसके लागू होने से, इसके सरलीकरण होने से व्यापार को लाभ पहुंचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन कानूनों ने हमारे व्यापारियों को जहां उलझाया है, वहीं व्यापार को भी संकट में डालने का काम इन गलत नीतियों के, इन गलत कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए कि टॉप 10 माफिया डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। न जाने कितने कारवाग डीजीपी आए, बने, चले गए। कुछ लोग न जाने कैसी कैसे ताव देते थे, वो भी चले गए। लेकिन अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं हो पाई सरकार ने। कम से कम प्रदेश की जारी करें, डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जारी करें माफियाओं की सूची। कम से कम इटावा और मैनपुरी के बता दो कि टॉप 10 माफिया इटावा के कौन हैं और टॉप 10 माफिया मैनपुरी के कौन हैं। कम से कम इटावा की तो जारी कर दें। हम अपने जिले की मांग रहे हैं। ये सब प्लांटेड लोग हैं। और जो अहीर रेजिमेंट के बारे में मैं बता दूंगा आपको, सोशल मीडिया पे देख लेना आप। हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, जितने भी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और जिस समय मैंने अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट लिखा था और गुजरात रेजिमेंट बनाने के लिए लिखा था, सबसे ज्यादा विरोध तो बीजेपी कर रही थी कि गुजरात रेजिमेंट का नाम क्यों लिख दिया। आप हमारा मैनिफेस्टो मंगाइए 2019 का, उसमें बाकायदा मैंने लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अहीर रेजिमेंट और गुजरात रेजिमेंट जरूर बनाएंगे। उन्हें आपत्ति थी गुजरात रेजिमेंट क्यों बना रहे हो। और हमीरपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो प्रशासन की संवेदनहीनता और वीवीआईपी कल्चर में दोहरे मापदंड को बेनकाब करती है। जहां एक बेटे को अपनी मां का शव लेकर 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, वहीं उसी पुल से एक विधायक की गाड़ी आराम से निकलती दिखी। रिपोर्ट देखिए हमारी। हमीरपुर में मानवता हुई शर्मसार। पुल एक, नियम अनेक। एक रास्ता आम आदमी के लिए बंद तो वही रास्ता वीआईपी के लिए खुला। यूपी के हमीरपुर में प्रशासन का दोहरा चरित्र देखने को मिला। यहाँ नियम आम जनता के लिए कुछ और है तो वही माननीय विधायक जी के लिए कुछ अलग। जी हाँ, ये सीन किसी फिल्मी सीन का दृश्य उससे कम नहीं है, जहाँ एक लाचार बेटा अपनी माँ के शव को स्ट्रेचर पर खींचता हुआ पुल पर पैदल चलता हुआ नजर आ रहा है तो विधायक जी की गाड़ी आसानी से पुल पार कर ले रही है। मामला कुछ ऐसा है कि पुल पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए आम जनता के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन जब यही रास्ता एक आम आदमी के लिए बंद होता है तो उसे इंसान नहीं समझा जाता है। मां की मौत का मातम मना रहे इस बेटे को लगभग 1 किलोमीटर पैदल शव लेकर पुल इसलिए पार करना पड़ा क्योंकि जिला प्रशासन ने पुल से बैरिकेडिंग हटाने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसी पुल से विधायक जी की गाड़ी आराम से जाती हुई नजर आई। मैं उनकी डेड बॉडी लेके आ रहा था गाँव कल शनिवार को दिन, तो मैं पुल पे आया तो पुल बंद था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी जानकारी ली कि पुल खुल सकता है कि नहीं, तो फिर कोई बोला कि वहाँ पुलिस वाले हैं, उनसे बात कर लीजिए आप। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आप चाहो तो कोई मदद उसी कर लो, ये तो कहीं से आप दूसरी जुगाड़ कर लो। सरकार से मैं यही करना चाहूँगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ में कुछ होना चाहिए, तो मेरी कुछ मदद होनी चाहिए।
प्रशासन की संवेदनहीनता और वीआईपी कल्चर का ये फर्क जनता को साफ दिख गया। इस मामले में यमुना पुल पर काम कर रहे पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब विधायक की गाड़ी निकली तब पुल बंद हो रहा था और जब शव आया तो पुल पूरी तरह से बंद था। विधायक जी की गाड़ी जिस समय पुल बंद किया जा रहा था उसी समय निकाला गया है, जो कि विधायक जी का भाई का तबीयत बेहद खराब था। उस समय पुल को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया था और न ही उस समय कार्य चालू किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस द्वारा जो मां को लाया गया था उस समय काम पूर्ण रूप से चालू था और स्लैब पूर्ण रूप से उठा हुआ था, इसीलिए एम्बुलेंस को नहीं निकाला जा सकता। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जनता और वीआईपी के लिए नियम अलग अलग होते हैं? क्या किसी का शव गाड़ी से जाने से पुल पर दिक्कत होगी, वहीं विधायक जी की गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या प्रशासन का रवैया आम जनता के लिए ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सवाल कई है कि आखिर एक विधायक की गाड़ी और एक शव वाहन को आखिर क्यों नहीं निकलने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। वीवीआईपी कल्चर के आगे आम जनता पिसती रहे, इसका नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि एमएलए की गाड़ी यमुना पुल से गुजरने का मामला और साथ ही साथ सहायक रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर हटाया गया, जहां पर पेट्रोलिंग ऑफिसर संतोष चौधरी लखनऊ से संबद्ध किए गए, जहां पर पीएससी परियोजनाओं प्रबंधक एमपी वर्मा को फटकार लगाई गई है और साथ ही साथ यमुना पुल पर विधायक को मिला था वीवीआईपी ट्रीटमेंट। और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि यमुना पुल पर मेंटेनेंस कार्य के चलते रोक लगाई गई है, तो वहीं लापरवाही पर डीएम ने कार्रवाई की है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। यहाँ पर यमुना पुल पर मेंटेनेंस कार्य के चलते रोक लगी हुई थी और वहीं पर वीवीआईपी कल्चर के चलते एक विधायक की गाड़ी निकल गई और साथ ही एक शव वाहन को वहां पर नहीं निकलने दिया गया, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। और एक कार्रवाई ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि देखिए ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि हमारा सिस्टम जो है आखिर वो कितना संवेदन है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुशीनगर में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जिसने सभी को हिला कर रख दिया। जी हां, गोरखपुर की रहने वाली एक युवती ने मध्य प्रदेश के रहने वाले एक ब्राह्मण युवक को शादी का झांसा देकर उसकी हत्या कर दी। आखिर कैसे ये पूरा प्रकरण तैयार हुआ, आपको बताते भी हैं। दरअसल ये प्रकरण शुरू हुआ एक कथा के साथ। पहले आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिससे ये पूरा मामला शुरू हुआ। अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे कि आपके 18 एकड़ जमीन? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और अचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि बंस ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है। तो ये तो थी वो वायरल वीडियो जहां से पूरी कहानी शुरू हुई। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका ने इस कथा को सुनकर पूरी कहानी रच डाली। दोनों लोग इस व्यक्ति को शादी के लिए मनाकर बुलाया और इसका कत्ल कर दिया, जिसको कुशीनगर पुलिस ने उजागर कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि 6 जून को एक अज्ञात शव देख पुलिस को एक शव मिला था। जब इसकी जांच शुरू हुई तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया। कैसे इस कत्ल की साजिश रची गई। इंदर तिवारी जबलपुर से शादी करने की बात बताकर वहां से निकले थे कि गोरखपुर में खुशी तिवारी नाम की कोई महिला है, उससे शादी करने के लिए ज्वेलरी और पैसा लेके गए थे। लेकिन 6 जून के बाद में जब परिजनों को कोई संपर्क इनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने लोकल थाने में सूचना दी थी। हमारी टीम ने इस पे काम करते हुए खुशी तिवारी नाम की महिला को पकड़ लिया है और बेसिक पूछताछ में यह निकल के आया है कि खुशी तिवारी जो महिला है वो एक्चुअल में साहिबा बानो, उसका नाम है साहिबा बानो, डॉटर ऑफ अनवर अली, ये उसकी असली आइडेंटिटी है। और इसने खुशी तिवारी नाम का भी आधार कार्ड बना रखा है और इसके गिरोह में अन्य भी जो लोग हैं वो सम्मिलित है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। उन तक भी हम पहुंच गए हैं।
कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि हमारी टीम ने इकट्ठा कर लिया है। ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये गिरोह ने एक प्लानिंग के तहत पैसा, संपत्ति इत्यादि हड़पने के लिए इंदर तिवारी जो है उनको अपनी जाल में फंसाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक व्यक्ति एक कथावाचक से प्रश्नोत्तरी के दरमियान अपने शादी नहीं होने की बात करता है। ये वीडियो वायरल होता है और गोरखपुर की खुशी तिवारी जो कि जबलपुर के इंद्र कुमार तिवारी से शादी के जाल में फंसा लेती है और उसे शादी कर लेती है। इस व्यक्ति का शव हाटा कोतवाली के मंजना नाले के पास 6 जून को मिलता है, जिस पे पुलिस जो है संज्ञान लेती है और कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले से पर्दा उठाती है कि खुशी तिवारी नाम की कोई लड़की ही नहीं है, ये सायरा बानो है जो खुशी तिवारी बन के और इस इंद्र कुमार तिवारी से शादी कर लेती है। सायरा बानो ने भी इंद्र कुमार तिवारी को अपना शिकार बना लिया और उसके धन संपदा के लालच में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अब पुलिस की कार्रवाई में ये सायरा बानो जेल के सलाखों के पीछे है। कुंदन मिश्रा, भारत समाचार, कुशीनगर। और मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव किनान नगर में एक दामाद की ससुराल में बर्बर पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर जब पीड़िता ने अपने मायके वालों को पूरी बात बताई तो उन्होंने ससुराल बुलाकर अपने दामाद को ही सबक सिखाने की ठान ली। जैसे ही युवक ससुराल पहुंचा उसे बंधक बना लिया गया, फिर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। ससुर, साले और खुद पत्नी ने भी इस पिटाई में हिस्सा लिया। पीड़ित दामाद किसी तरह अपनी जान बचाकर ससुराल से भाग निकला और उसने वीडियो पुलिस को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मार दे हम आदमी को जैसे तुम कर रहे दूसरे की दी बैठ यहीं बैठ बुला बुला अपने अंदर बैठ बुला बेटे तू अब गए गाली ले ले को तुम्हारा के तुम बात काटो हिसाब किताब पूरा करो इससे कर ना घर नहीं जान देने के तुझे 3 दिलो इस कदर ही बेटे दूसरे की धी बेटियों को तो बंधक बनाकर दामाद की पिटाई की गई, पत्नी भी इसमें हिस्सेदार रही। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक की गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मारी है, जहां पर सड़क हादसे में बाल बाल बचे एमएलए भगवान कुशवाहा। जहां पर आपको बता दें कि खैरागढ़ से विधायक हैं भगवान कुशवाहा, तो वहीं विधानसभा क्षेत्र से आगरा लौट रहे थे विधायक। ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है, पुलिस ने ट्रक कब्जे में लिया है। थाना मलपुरा के आगरा ग्वालियर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र से आगरा वापस लौट रहे थे विधायक, तो वहीं आपको बता दें कि ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो थाना मलपुरा के आगरा ग्वालियर हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर बीजेपी विधायक की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल सड़क हादसे में बाल बाल बचे एमएलए भगवान कुशवाहा। खैरागढ़ से विधायक हैं भगवान कुशवाहा और फिलहाल टक्कर मारी ट्रक ने, इसके बाद गाड़ी के परखच्चे उड़े। देखिए जरा ये तस्वीरें सामने आई। तो हादसे में बाल बाल बचे हैं एमएलए भगवान कुशवाहा और साथ ही साथ विधानसभा भ्रमण करके वापस लौट रहे थे और इस दौरान एक ट्रक ने टक्कर मार दी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर बीजेपी विधायक की गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मारी है। तो हादसे में बाल बाल बचे हैं एमएलए भगवान कुशवाहा। तो यूपी में बारिश आफत हाल बेहाल हो गया, जहां पर आपको बता दें कि जगह जगह जलभराव की खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर की बारिश में पूरा इलाका जलमग्न हो गया। बारिश का पानी कहीं सड़कों पर भर गया तो कहीं तहसील परिषद तालाब बन गया। तो वहीं बारिश ने कहीं नगरपालिका की पोल खोल दी तो कहीं रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया।
आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, एटा, फरुखाबाद और सिद्धार्थनगर में बारिश ने आफत मचा दी। तो वहीं आगरा में 1 घंटे की बारिश में सड़कें तालाब बन गईं और गली मोहल्लों से लेकर नेशनल हाईवे तक पानी ही पानी देखा गया। आपको बता दें कि अलीगढ़ में मंदिर नगला पुल के नीचे भारी जलभराव हो गया। मुरादाबाद में 1 घंटे की बारिश के दौरान ठाकुरद्वारा तहसील तालाब में तब्दील हो गई। पूरी तहसील में घुटनों तक पानी भर गया। अमरोहा में झमाझम बारिश से शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। गाजियाबाद लोनी क्षेत्र में कुछ ही मिनट में बारिश के बाद जलभराव हुआ। रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के पास भी भीषण जलभराव हुआ। एटा के जलेसर में बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी और यही हाल सिद्धार्थनगर का भी है। फरुखाबाद में भी बारिश से नगरपालिका क्षेत्र में सड़कें जलमग्न हो गईं और सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। ये ताड़ी खाने का चौराया। आगरा और कन्नौज में रविवार को 2 दर्दनाक हादसों में मिट्टी धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई। मथुरा के टीलाकांड के बाद आगरा के गांव उत्तू में पाइपलाइन से गड्ढे में मिट्टी निकालते समय ढाई गिर गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर आपको बता दें कि जबकि 6 घायल हैं जिनका इलाज भरतपुर अस्पताल में जारी है। वहीं कन्नौज के अफगान गांव में खेत से पानी निकालने गए किसान रईस की मिट्टी धंसने से मौत हो गई। दोनों घटनाओं के बाद गांव में मातम और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा उपायों की मांग की है। सहारनपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि आफत बनी बारिश, जहां पर नदियों में बाढ़ सी आ गई है। जहां पर आपको बता दें कि बरसाती नदी में बीचों बीच फंसा खनिज का ट्रक और साथ ही साथ ट्रक के चालक परिचालक ट्रक के ऊपर चढ़ गए। वह मुश्किल जान बचाकर ट्रक पर चढ़े चालक तो वहीं परिचालक घंटों जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। दोनों ने रस्सी की मदद से खुद को सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं आपको बता दें कि थाना मिर्जापुर इलाके के गाँव भूडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भाई एक तो आ गया, बच गई यार, एक तो बच गई, आ गया आ जाओ उस्ताद, घबरा तो नहीं। और खबर हापुड़ से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि हापुड़ में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी का विवाद पथराव में बदल गया। मौके पर पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। मारपीट में 1 महिला समेत 2 घायल बताए जा रहे हैं। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हापुड़ देहात के अयोध्यापुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कर दिया सब बेकार। रामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि जंगल में पेड़ से लटका मिला युवती का शव। तो वहीं सड़ी गली स्थिति में मिला युवती का शव और साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी का कहना है कि शव को फिलहाल भेज दिया गया है। मृतक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। सैफनी थाना क्षेत्र के जटपुरा का ये जंगल का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जंगल में पेड़ पर लटकी हुई एक युवती का शव बरामद हुआ है और तत्काल शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत जांच की जा रही है। हमारी 2 टीमें लगी हुई हैं। विस्तृत जांच करके जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। कोई शिनाख्त वगैरह सर? नहीं, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरठ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक ने वीडियो कॉल पर खुद को गोली मारी। तो वहीं आपको बता दें कि गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था गुलजार और इस दौरान गोली की आवाज सुनकर परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। गंभीर घायल गुलजार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार जारी है। कमरे के बाहर खड़ी पत्नी सुन्न रह गई। यहाँ पर आपको बता दें कि
9 साल पहले हुई थी गुलजार की शादी, 2 बच्चों के पिता हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने तमंचा कब्जे से लिया है, जांच पड़ताल शुरू की गई है। मवाना थाना क्षेत्र के छोटा मवाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने तमंचा कब्जे में लिया है, जांच शुरू की गई है। तो युवक ने ही वीडियो कॉल पर खुद को गोली मारी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। गोली की आवाज सुनकर परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उपचार जारी है। आत्महत्या की कोशिश की है। 9 साल पहले हुई थी गुलजार की शादी, 2 बच्चों के पिता बताए जा रहे हैं। शुएब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुएब, आत्महत्या के पीछे के कारण क्या है, जिस तरीके से कोशिश की गई आत्महत्या की? ये गुलजार नाम का व्यक्ति है, ये आज अपने घर के अंदर अपने ऊपरी मंजिल में जो है अपनी जो प्रेमिका थी उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसी दौरान इसने कहा कि तू बेवफा है, तूने मुझे धोखा दे दिया, और ये कहते हुए इसने अपने पेट में गोली मार ली। जिसके बाद ये पूरी जो घटना थी, ये बाहर खड़ी हुई पत्नी सुन रही थी कमरे के बाहर। उसके बाद परिजनों ने आनंद फानंद में दरवाजा तोड़ा घर का, और युवक को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत अभी गंभीर बनेगी, उसका ऑपरेशन है क्योंकि जो गोली है वो पेट के अंदर जाकर फंस चुकी है। तो अभी उसको उपचार चल रहा है। अब पुलिस का कहना है पूरे मामले में जो तमंचा था वो तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन युवक जो है किस युवती से बात कर रहा था, कौन थी इसकी प्रेमिका, इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि जो गुलजार है ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं और 9 साल पहले ही इसकी जो है शादी हो चुकी है। उसके बावजूद भी ये किसी अन्य युवती के या महिला के साथ जो है इसके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, और उसके चलते इसने खुद की जान लेने का प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शुएब आपका। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं